हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8 साइंस। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिछले 3 चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आप अपने रूम में ही देखें तो स्टूल, प्लास्टिक, चेयर, कबर्ड्स, अलमीराज, टीवी, एसी, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। तो ये मटेरियल्स जो होते हैं ये किन चीज़ों से बने होते हैं? अगर आप ध्यान दो तो चेयर, अगर प्लास्टिक चेयर है तो वो प्लास्टिक से बनी हुई है। कबर्ड्स हैं, अलमीराज हैं, वो किससे बने हुए हैं? आयरन से बने हुए हैं या मेटल से बने हुए हैं। तो बेसिकली मटेरियल्स को 2 कैटेगरीज में हम देखते हैं, एक तो मेटल और दूसरा नॉन मेटल। अब पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें मेटल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें नॉन मेटल्स हैं? तो ये पता चलता है उनकी कुछ फिज़िकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो दिखने में कैसे हैं, ठीक है, बिहेवियर उनका कैसा है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि उनका अपने आसपास की चीज़ों के साथ रिएक्शन कैसे होता है। मीन्स अगर कोई मेटल है या कोई नॉन मेटल है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है ना, एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है। इस बात पे निर्भर करता है कि जो मटेरियल है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को, जो टेबल गिवन है 4.1, उसकी हेल्प से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं, जैसे आयरन, लोहा, कोल, कोयला, सल्फर, एल्युमिनियम और कॉपर। इनको इनकी अपीयरेंस और हार्डनेस के बेसिस पे देखना है। अपीयरेंस मतलब ये दिखते कैसे हैं, शाइनी है या डल है। तो आयरन क्या है? शाइनी होता है, ठीक है। कोयला आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है, बट उसका अपीयरेंस क्या होता है? डल होता है। सल्फर डल होता है। एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर वायर्स होती हैं, तो ये सब क्या है? शाइनी होती है, चमकते हैं। ये इनका अपीयरेंस है। हार्डनेस मतलब कितने ये कठोर होते हैं। आयरन, लोहा बहुत सख्त होता है, बहुत कठोर होता है, ठीक है, वेरी वेरी हार्ड। ये कैसे आप पता कर सकते हो? आप अगर इसको बीट करते हो हैमर से, तो अगर आयरन को बीट करोगे तो वो टूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उसको हैमर से ब्रेक करने के लिए। जगह आप कोल का टुकड़ा लेते हो और उसको बीट करते हो हैमर से, तो वो कुछ टाइम के बाद टूट जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। सल्फ़र, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब को हम लोग हार्डनेस के बेसिस पे भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made of iron like spade, a shovel, an axe? देखिए, कभी आपने ब्लैकस्मिथ, जो लोहार होते हैं, जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं, लोहे को किसी भी शेप में, किसी भी आकार में वो फ्रेम कर देते हैं बाय द एक्शन ऑफ बीटिंग मतलब हैमर से उसको बीट करते हैं और किसी भी शेप में लोहे के आर्टिकल्स बना देते हैं। जिस तरीके की बीटिंग लोहे के साथ की जाती है, यही बीटिंग क्या कोल के साथ की जा सकती है? नहीं, कोल को आप जैसे ही बीट करोगे हैमर से तो वो टूट जाएगा। Now in activity 4.1, take a small iron nail, a coal piece, a thick aluminum wire and a pencil lead. तो ये कुछ 3-4 चीज़ें लेनी है। क्या क्या लेना? आयरन नेल, लोहे की कील, ठीक है, कोयले का पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम का वायर लेना है, और पेंसिल लेड, जो पेंसिल की नोक होती है, वो लेना है। नाउ जब इन सारे आर्टिकल्स को हम बीट करते हैं हैमर से, ठीक है, तो क्या होता है? आयरन नेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। कोल पीस को अगर हम बीट करेंगे तो वो टूट जाएगा। एल्युमिनियम वायर को अगर हम बीट करेंगे तो क्या होगा? वो भी फ्लैट होने लगेगा, चिपटा होने लगेगा, ठीक है। पेंसिल लेड को अगर हम बीट करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम अलग अलग आर्टिकल्स पे, अलग अलग चीज़ों पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें बीटिंग करने पे फ्लैट होती हैं, वो शीट में कन्वर्ट होने लगती हैं, और कौन सी चीज़ें टूट जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को बीट करने पे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं,
उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो आयरन, एल्युमिनियम, टिन, ये सारे मेटल्स हो गए। क्यों? क्योंकि इनको बीट करने पे ये शीट्स का रूप लेने लगते हैं, ठीक है। वेयर एज वुड, कोल, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको अगर हम बीट करते हैं तो ये टूट जाते हैं, ये मेलिएबल नहीं होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई मेटल की कि क्या होती है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है कि मेटल्स को अगर हम बीट करते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? कुकिंग के समय जितने भी पैन्स हम इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाई, सॉस पैन, आपने देखा होगा कि इनमें अगर प्लास्टिक या वुडन हैंडल लगा होता है तो हम बहुत ईजिली वाइल कुकिंग करते वक्त हम इन हैंडल्स को पकड़ के आराम से कुकिंग कर सकते हैं। वेयर एज ऐसे पैन्स या ऐसी कढ़ाइयाँ जिसमें इस तरीके के हैंडल्स नहीं होते हैं, वहाँ हम डायरेक्टली उसको नहीं पकड़ सकते हैंडल को। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि वो हैंडल्स भी जो कि ऑलरेडी मेटल के हैं, मेटल की कढ़ाई है और उसी के ही हैंडल्स हैं अगर, तो वो भी गर्म हो जाते हैं। इतने गर्म होते हैं कि आप हर्ट हो जाएंगे अगर उन हैंडल्स को आप छू लेते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने थ्रू हीट को फ्लो होने देती हैं, अपने थ्रू हीट को कंडक्ट होने देती हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स कहते हैं, ओके। वेयर एज ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो अपने थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। उनको टच करने पे ना तो हमें गर्म लगेगा ना ही हमें करंट लगेगा, तो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करते हैं। ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं या बैड कंडक्टर्स बोलते हैं, ओके। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? गुड कंडक्टर्स जैसे कि कोई भी मेटल होता है, आयरन है ना, कॉपर है, ये सारे हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। वेयर एज प्लास्टिक, वुड, ये सारे क्या हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। इनको टच करने पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक या फिर गर्म नहीं लगता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमें ये समझ में आती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे टेबल 4.3 में कुछ चीज़ें दी गई हैं। आयरन रॉड या फिर आयरन नेल, लोहे की कील, लोहे की रॉड, ये क्या है? गुड कंडक्टर है। सल्फर इज अ बैड कंडक्टर। कोल पीस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज कॉपर वायर, जो तार होती हैं, आपने देखा है तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, अदरवाइज आप खुली ऐसे तारों को टच नहीं कर सकते हैं। कोई भी तार है आप उसको टच इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी होती है। प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज जो तार है जो कि कॉपर के बने होते हैं, तो ये तारें क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। Now, where do you find the use of aluminum and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not. अब कुछ चीज़ें तो हमें शीट के फॉर्म में दिखती हैं, लाइक एल्युमिनियम शीट्स, एल्युमिनियम फॉयल, आप जिसमें फूड को रैप करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल वो शीट के फॉर्म में होता है ना एल्युमिनियम। इसी तरीके से सिल्वर फॉयल, चांदी का वर्क आपने देखा हो, कई सारी मिठाइयों पे ऐसे सिल्वर कलर के ऊपर से लेयर लगी होती है, वो क्या होता है? शीट, वेरी वेरी थिन शीट ऑफ सिल्वर होता है। सिल्वर इज अ मेटल और उसकी बहुत थिन शीट्स भी बनाई जा सकती हैं। कभी कभी आपने कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो वायर के फॉर्म में होंगी, बहुत पतली पतली वायर्स होंगी, जैसे एल्युमिनियम के वायर्स, कॉपर की वायर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं, अगर प्लास्टिक कोटिंग के आप अंदर देखें तो बहुत फाइन पतली वायर्स होती हैं। तो मेटल्स को वायर के फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है, जैसे कि शीट्स बनाई जा सकती हैं, उसी तरीके से मेटल्स को वायर्स में भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है? कि मेटल्स को वायर के फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। कुछ चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती हैं कि अगर वो गिर जाए, सपोज कॉइन है वो नीचे गिर जाए ज़मीन पे, तो क्या होगा? रिंगिंग साउंड होगा, है ना। कैसा साउंड? खनखनाने की आवाज़ होती है ना। इसी जगह अगर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, वुड का टुकड़ा नीचे गिर जाए तो साउंड होगा, बट वो खनखनाहट वाली आवाज़ नहीं होगी, क्लिंगिंग साउंड नहीं होगा। तो क्या समझ में आया हमें कि मेटल्स जो होते हैं जब इनको स्ट्रक किया जाए तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं
जो कि रिंगिंग साउंड्स होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स क्या है? सोनोरस होते हैं। वेयरएज जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक वुड, प्लास्टिक, कोल, ये जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद हम इस नतीजे पे आते हैं कि कुछ मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास जो बहुत हार्ड होते हैं, लस्ट्रस मीन शाइनी होते हैं, मेलिएबल मतलब उनको शीट्स के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, डक्टाइल मतलब उनको वायर्स के फॉर्म में बनाया जा सकता है, सोनरस मतलब अगर उनको हिट किया जाए हार्ड तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मीन्स वो अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? मेटल्स। अब मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल। In appearance, they break down into powdery mass on tapping with a hammer। तो कुछ मटेरियल जो होते हैं जैसे कि कोल, सल्फर, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि ये इतने हार्ड नहीं होते। अगर इनको बीट किया जाए तो ये टूट जाएंगे, बिल्कुल पाउडर की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। अपीयरेंस इनका बहुत डल होता है, शाइनी नहीं होते हैं, ये डल होता है इनका अपीयरेंस, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। दे आर नॉट सोनरस। अगर ये गिर जाएं तो इनमें रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इसीलिए इन मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन मेटल्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? लाइक सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें समझ में आ गया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि भाई ये मटेरियल मेटल है और ये मटेरियल नॉन मेटल है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं इस यूनिवर्स में, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या हैं? मेटल हैं, बट ये सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये दो ही ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड ना होके सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं, सोडियम इतना सॉफ्ट मेटल है कि इसको नाइफ से काटा जा सकता है। ठीक है। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जनरली मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं ना, सॉलिड स्टेट में होते हैं। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड मेटल होता है, ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, सो दीज आर एक्सेप्शंस। हमने अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत कॉमन फिनोमेना है जो हम सब ने देखा होता है। आयरन, लोहा, इसको रस्ट लग जाता है, मीन्स जंग लग जाती है। बहुत कॉमन चीज़ है आयरन में जंग लगना, हम सब ने देखा है। तो ये कैसे होता है? एक्चुअली जब आयरन हवा के कांटेक्ट में आता है, और हवा में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, और क्या होता है? वाटर, नमी। ठीक है। जब इसके कांटेक्ट में आता है आयरन, आयरन का सिंबल है Fe, ठीक है, Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये क्या हो गया? मॉइस्ट एयर हो गई। ठीक है, मॉइस्ट एयर मीन्स नमी वाली हवा। तो क्या हो जाता है जब इस तरीके की रिएक्शन होती है तो रिजल्ट क्या होता है? Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 इसको क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ओके, तो फेरिक ऑक्साइड क्या है? रस्ट है जो हमें दिखता है आयरन के ऊपर लगा हुआ। ये देखिए रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है, इसको कंप्लीट करना है। Fe प्लस O2 प्लस वाटर H2O गिव्स Fe2O3 विच इज़ फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? ऑक्साइड ऑफ आयरन बन गया। ठीक है, तो जब भी आयरन यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? ऑक्साइड बन जाता है। किसका? उस मेटल का, जो मेटल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन गिवन है मैग्नीशियम प्लस O2। मैग्नीशियम रिबन की एक एक्टिविटी है जो कि क्लास 7th में हमने देखी थी। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, मीन्स ऑक्सीजन के हेल्प से ही बर्निंग होती है ना, कंबशन जो होता है
कोई भी चीज़ जलती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या बन जाता है? MgO, विच इज़ ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। तो ये रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली। ये सारे क्या है? ऑक्साइड्स बन गए मेटल्स के। अब ये चेक करना होता है कि ये जो ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर क्या है, मीन्स ये एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। जैसे कि इस एक्टिविटी में द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया गया तो क्या बन गया? ऐश जो बन गई ना, जो राख बचती है, ऐश मीन्स राख, उस राख को अगर वाटर के साथ डिज़ोल्व करें, पानी के साथ घोल दें, और अब इस सॉल्यूशन को हमें देखना हो, टेस्ट करना हो कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो हमें यूज़ करना होगा लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर का यूज़ करके हम देखेंगे कि उसका कलर किस में टर्न हो रहा है। तो हम यूज़ करेंगे रेड लिटमस पेपर, और जब इस तरीके के सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में, विच शोज़ दी सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है मैग्नीशियम रिबन की ऐश का, इसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। बेसिक, एसिडिक और बेसिक दो तरीके के नेचर होते हैं, ठीक है। एसिडिक मतलब कि एसिड है या फिर बेस है। ये जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद जो ऑक्साइड बना, इसका नेचर क्या है? बेसिक नेचर है। तो आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, B फॉर ब्लू एंड B फॉर बेसिक, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जब भी लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है तो हम कह देते हैं कि जो ऑक्साइड है उसका नेचर है बेसिक। इसी के वाइस वर्सा अगर लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑक्साइड है उसका नेचर है एसिडिक। तो अगर आप इन दोनों में से एक भी चीज़ याद रख रहे हो, सबसे सिंपल तो ये है B फॉर ब्लू एंड B फॉर बेसिक। अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है तो सिंपल सा मतलब ये है कि ऑक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक है। इसी तरीके से इन एक्टिविटी 4.3 देखिए यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन वाली जो एक्टिविटी है उसको दिखाया गया है कि रस्ट जो है, जो बनता है आफ्टर द रिएक्शन ऑफ आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, उसका नेचर क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा जंग रस्ट को एक बीकर में पानी के साथ घोल लेना है, सॉल्यूशन बना लेना है, ठीक है। उसको अच्छे से शेक करना है और उसके बाद टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। तो जब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा, एंड ब्लू मीन्स बेसिक। तो इस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो क्या हमें पता चल गया? बेसिक नेचर है, विच मीन्स कि किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड बनता है उसका नेचर हमेशा बेसिक होता है। Does copper also gets rusted? I have seen a green deposit on the surface of copper vessels. तांबे के जितने बर्तन होते हैं वो हमेशा आप देखिए जब वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ग्रीनिश कलर की उसमें एक लेयर बन जाती है, ग्रीन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, लेयर बन जाती है, परत सी चढ़ जाती है। जितना शाइन वो शुरुआत में कर रहा होता है जब वो न्यू होता है, उतना शाइन वो बाद में नहीं करता है, उसमें ग्रीनिश कलर की एक परत आ जाती है। वो क्या होता है? वो होता है कॉपर जब कांटेक्ट में आता है हवा के, मॉइस्ट एयर के, जिसमें कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट में। दिस इज द रिएक्शन विच यू हैव टू लर्न। व्हेन कॉपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये वो ग्रीन कलर की कोटिंग है जो कॉपर वेसल पे आ जाती है। अब ये तो बात हो गई मेटल्स की, जब मेटल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स, देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी 4.4 गिवन है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ आपके टीचर्स करेंगे क्लास में। इसमें क्या है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर ये स्पून नहीं अवेलेबल है तो आप बॉटल के कैप को इस तरीके से वायर से अटैच कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरीके का स्पून। तो क्या करना है? थोड़ा सा सल्फर लेना है पाउडर फॉर्म में एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में,
एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फर बर्न करने लगता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर, ग्लास का जो एक जार है उसके अंदर वो स्पून हमें डाल देना है। कवर द टम्बलर विद द लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। अब जब वो जल रहा होता है सल्फर तो वो कुछ गैस रिलीज़ करता है, वो गैस ग्लास जार में ही रहे इसके लिए ऊपर से एक ढक्कन लगा देना है। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आपको स्पून बाहर निकाल लेना है। फिर इसी टम्बलर में वाटर, कुछ क्वांटिटी ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करना है और जल्दी से लिड को वापस से ढक देना है। फिर शेक करना है टम्बलर को। अब ये जो गैस उसके अंदर अवेलेबल थी उसके साथ वाटर मिक्स हो गया। अब ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ है, इस सोल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ हम टेस्ट करेंगे। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर जला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब सल्फर जला तो कौन सी गैस बनी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है ना, SO2, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। जब इसमें वाटर ऐड किया हम लोगों ने, डिज़ोल्व किया, तो अब जो सोल्यूशन तैयार हुआ वो क्या हो गया? सल्फ्यूरस एसिड। इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सल्फ्यूरस एसिड। केमिकल फॉर्मूला है इसका H2SO3। ध्यान से देखिए, दिस इज़ नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO। तो अब इस सल्फ्यूरस एसिड को जब हम चेक करेंगे यूजिंग दी रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर, तो जब रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर से हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये टर्न हो जाएगा किसमें? रेड में। और हमने बात की थी जब कलर रेड हो जाता है लिटमस पेपर का तो हम समझ जाते हैं कि ये जो ऑक्साइड है इसका नेचर क्या है? एसिडिक। यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जितने भी मेटलिक ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स हैं, इनका नेचर क्या होता है? बेसिक। और जितने भी नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर क्या होता है? एसिडिक। क्लियर है? जनरली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ये बात हो गई रिएक्शन विद ऑक्सीजन की। अब बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। सोडियम मेटल इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि ये ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करने लगता है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन, देयरफॉर इट इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन। इसीलिए सोडियम को कभी भी ऐसे ओपन एयर में नहीं स्टोर कर सकते हम लोग, क्योंकि ये फटाफट जलने लग जाएगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही। इसलिए इसको किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। एक्टिविटी 4.5 शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड ओनली बाय द टीचर। ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, इस वजह से टीचर को ही ये एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए आपको, और बहुत केयर के साथ। इसमें सोडियम मेटल का जो पीस लेंगे वो व्हीट ग्रेन के बराबर लेंगे, बहुत छोटा सा पीस लेंगे, क्योंकि उतना ही पीस काफ़ी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में? टेक 250 ml बीकर, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। वाटर से इसको आधा भर लेना है, 250 ml का एक बीकर लेना है, ग्लास का जार लेना है। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल एक सॉफ्ट मेटल होता है, हम बात कर चुके हैं इस चैप्टर में कि सोडियम एक सॉफ्ट मेटल होता है कि नाइफ से कट सकता है। तो बहुत ही छोटा सा व्हीट के दाने के बराबर आपको इसको कट कर लेना है, उसको सुखा लेना है, ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट विद अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। कॉटन के अंदर उसको रैप कर देना है। अब इसको रैप किए हुए है सोडियम पीस को बीकर के अंदर डाल देना है और थोड़ी सी दूरी बना लेनी है बीकर से। तो आप क्या देखोगे कि ये जलने लग जाएगा। जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो ये जलने लग जाएगा। व्हेन रिएक्शन इज स्टॉप, टच द बीकर। आप बीकर को टच करके देखोगे तो बहुत हॉट होगा बीकर। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। अब जब वो ठंडा हो जाए थोड़ा सा बीकर, तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसको हम लिटमस पेपर की हेल्प से चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है।
तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, बिकॉज सोडियम इज़ अ मेटल। और इसके ऑक्साइड को जब हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से तो वो उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। जैसे सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ, लेकिन आयरन स्लोली रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आयरन को जैसे ही आप कांटेक्ट में लाएंगे पानी के या हवा के तो फटाफट से उसमें जंग लगनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा समय लेता है, स्लोली रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि एयर के साथ वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल phosphorus. Phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आ जाता है फॉस्फोरस तो ये फटाफट से फायर कैच कर लेता है। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और रिएक्ट ना करे, इसके लिए फॉस्फोरस को स्टोर करना होता है किसमें, वाटर में। अब बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स की, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इससे पहले टेबल 4.4 एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बेस गिवन है और उसमें कौन सा मेटल है, मीन्स वो किस मेटल का ऑक्साइड बना है। सिमिलरली नेम ऑफ एसिड गिवन है और उसमें कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट है वो गिवन है। एक एग्जांपल गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मेटल कौन सा है, कैल्शियम। एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें नॉन मेटल कौन सा है, सल्फर। इसी तरीके से हो सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, KOH। इसमें मेटल कौन सा अवेलेबल है, पोटेशियम। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में मेटल क्या है, सोडियम। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसी तरीके से एसिड्स में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला HCl। इसमें जो नॉन मेटल अवेलेबल है वो कौन सा है, क्लोरीन। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। इसमें जो नॉन मेटल अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स। एक्टिविटी 4.6, keep the mouth of the test tube away from your face. Use test tube holder to hold the test tube. Okay, take samples of metals and non-metals listed in table 4.5 in separate test tubes and label them A, B, C, D, E. टेबल 4.5 में कुछ metals और non-metals given है। कौन कौन से given है, मैग्नीशियम रिबन, एल्युमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग्स मीन्स आयरन के टुकड़े, कॉपर, पील्ड फ्लेक्सिबल वायर। पील्ड फ्लेक्सिबल वायर मतलब कॉपर के वायर जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग ना हो, चारकोल पाउडर और सल्फर पाउडर। ये कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स गिवन है। ये सारे हमें बीकर में ले लेने हैं और उनको नेम कर देना है ABCDENF। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCl, लेकिन हमें डाइल्यूटेड मीन्स वाटर के साथ मिक्स करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और 5 ml ईच बीकर में डाल देना है, ईच टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली। इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सिचुएशन, जैसे किसी टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं होता है एसिड डालने के बाद, तो उस आप एक ये देख सकते हैं कि हो सकता है वार्म करने पे रिएक्शन टेक प्लेस हो, तो वार्म भी कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब को। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। बर्निंग माचिस की तीली लेकर के भी आप सभी टेस्ट ट्यूब्स के माउथ के ऊपर एक बार लेके जा सकते हैं। तो आपको ये सारी एक्टिविटी लैब में परफॉर्म करनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। तो आपको जब आप ये खुद करके देखते हो ये एक्टिविटीज, तो आपको समझ में आता है कि ये कैसे ये मेटल्स नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब एसिड अभी यूज़ किया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेम यही एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ये आप जब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तब आपको पता चलता है। What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? जब इन टेस्ट ट्यूब्स के माउथ के पास बर्निंग मैचस्टिक आप लेकर के जाते हैं
तो कुछ टेस्ट ट्यूब्स में से कैसी साउंड निकल के आती है, पॉप साउंड। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो अब आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो ये पॉप का साउंड आता है। अब हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है, जब मेटल्स के टेस्ट ट्यूब में जब आप एसिड डालते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होता है, और हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो किस तरीके का साउंड आता है, पॉप साउंड आता है। तो हमें समझ में आ गया कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, वेयर एज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, और हाइड्रोजन गैस जलती है तो किस तरीके का साउंड आता है, पॉप साउंड आता है। एक और चीज़, आप जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कॉपर जो कि एक मेटल है डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड आप रिप्लेस करते हैं, HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड अगर इस्तेमाल करते हैं तो कॉपर उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद बेसिस। अभी हमने बात करा कि एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है मेटल या नॉन मेटल। अब बात करते हैं कि बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अगेन टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर विद स्पेशल केयर। Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सोल्यूशन बनाना है विद वाटर, 5 ml ऑफ वाटर का इस्तेमाल करके, और उसमें 3 to 4 pellets ऑफ सोडियम का यूज़ करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाना है। अब इसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल का एक पीस डाल देना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, पॉप का साउंड आएगा। पॉप का साउंड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो अभी हमने देखा था ना एसिड के केस में कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेटल जब रिएक्ट करता है तो किसकी प्रेजेंस होती है वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो किस तरीके का साउंड आता है, पॉप साउंड आता है। वेयर एज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी 4.8, टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल देम ABCD एंड E। 5 बीकर लेने हैं, कितने कितने उसकी क्वांटिटी के, 100 ml की क्वांटिटी के। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। सभी बीकर में, पाँचों के पाँचों बीकर में कितना वाटर लेना है, 50 ml लेना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस इंडिकेटेड इन फिगर 4.6A। फिगर 4.6A एंड B में यहाँ मेंशन है। ये देखिए 5 बीकर लिए, पांचों बीकर को आधा आधा भर दिया पानी से। अब बीकर A में क्या डालना है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया और उसके साथ जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स, कुछ टुकड़े डाल दिए। बीकर B में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल डाल दिया, आयरन की कील डाल दी और कॉपर सल्फेट डाल दिया। बीकर C जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स। बीकर D आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स। एंड बीकर E में जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। कुछ कॉम्बिनेशंस गिवन है, ये सारे बीकर्स में आपको अलग अलग डाल देने हैं। जब आप ये डालेंगे कुछ बीकर्स में रिएक्शंस होंगे और कुछ बीकर्स में कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा बीकर A का कलर किस तरीके का है ना, और जब रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। सिमिलरली B में भी इसी तरीके का चेंज है। बीकर C में देखिए कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो रही है, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है सोल्यूशन के अंदर। बीकर D का कलर भी वैसा ही है, E में भी कोई चेंज नहीं है। देखिए बीकर A में जब कॉपर सल्फेट और जिंक आपस में मिले, आपस में रिएक्ट किया इन्होंने, तो जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर अलग हो गया, ठीक है।
कॉपर सल्फेट प्लस जिंक आपस में रिएक्ट किया इन्होंने और क्या बन गया, जिंक सल्फेट। अब जहाँ पे सल्फेट कॉपर सल्फेट था तो अब कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट हो गया, और कॉपर बाहर आ गया, अलग हो गया। ठीक है। सिमिलरली बीकर बी में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट। आयरन नेल का केमिकल फॉर्मूला आयरन का क्या होता है, फेरस, तो Fe, तो FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। जबकि बीकर C, D एंड E में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया। तो इस एक्टिविटी को देखिए, ये एक्टिविटी थ्योरेटिकली तो मैं आपको बता रही हूँ, बट ये वैसे लैब में ही आपको समझ में आएगी प्रॉपरली जब आप इसको टीचर की प्रेजेंस में खुद परफॉर्म करेंगे। एनीवेज, यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन देखिए पहले समझ लीजिए कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। एक्वस सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर। सॉल्वेंट मतलब जिस चीज़ में कोई चीज़ घोली जा रही है, मीन्स जैसे आप घर में शरबत बनाते हैं तो शरबत में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। आप वाटर में सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, लेमन ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्वेंट जहाँ पे वाटर हो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ था, बीकर ए और बीकर बी में क्या हुआ था कि जिंक जो है जिंक ने रिप्लेस कर दिया था कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट। क्या बन गया था, जाके जगह ले ली थी कॉपर की, बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो इसी वजह से कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है वो रिएक्शन होने के बाद चेंज हो गया और एक पाउडरी रेड कलर का एक सब्सटेंस नीचे आ गया था बीकर के, है ना। अगर हम वापस से फिगर में देखें तो ये देखिए, पहले ब्लू कलर का सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, फिर जैसे रिएक्शन हुई तो ये इसका कलर चेंज हो गया, साथ ही साथ नीचे कुछ रेड कलर का पाउडर दिख रहा है, ये है कॉपर। जिंक सल्फेट का कलर हो गया कलरलेस, कोई कलर ही नहीं है, और कॉपर अलग हो गया, ये रेड कलर का सब्सटेंस नीचे नीचे बीकर के बैठ गया। इसी तरीके से जो सेकेंड रिएक्शन बीकर बी में हुई थी जहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन का कॉम्बिनेशन था, तो वहाँ पे क्या बन गया, फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गया था। तो क्या हुआ बीकर सी, डी और ई में, बीकर सी, डी और ई में इस तरीके का रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। जब जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है ए में, तो कॉपर क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता जिंक को बीकर सी में। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है साइंस में कि अगर ए बी में कन्वर्ट हो जाए तो बी ए में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये कई सारे फैक्ट्स, कई सारे लॉजिक्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक की अगर बात करी जाए तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमेशा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, जो ज़्यादा रिएक्ट करता है, वो रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव वाले को, ठीक है। मोर रिएक्टिव हमेशा लेस रिएक्टिव की जगह लेता है, लेस रिएक्टिव कभी मोर रिएक्टिव की जगह नहीं लेगा। तो यही कारण है जब जिंक को ऐड किया कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, तो जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को अलग कर दिया। लेकिन जब इसका उल्टा हुआ, जब ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को ऐड किया गया, तो अब कॉपर यहाँ पे इसकी जगह नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, उस रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने देखा कि बीकर ए और बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था, बट बीकर सी, डी और ई में किसी तरीके का रिएक्शन नहीं हुआ था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुआ था। अब यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की अगर हमने बात करी है, जिंक, आयरन एंड कॉपर, तो इसमें किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव।
तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, देन आयरन एंड देन कॉपर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन तीनों में, जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। और वैसे अगर हम देखें, अगर हम कुछ कॉमन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इनमें पोटेशियम, और इसी तरीके से लेस रिएक्टिव होते चले जाते हैं, और सबसे लास्ट में आता है प्लैटिनम। प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स अवेलेबल होते हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं। You should be able to guess that why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils and water boilers. Metals का ज़्यादातर यूज़ इन सब चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है कि ये बहुत हार्ड, बहुत टफ़ होते हैं और इनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम इनको ईजिली किसी भी शेप में और किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर नॉन मेटल्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि O2 ऑक्सीजन। ओके, नॉन मेटल्स यूज्ड इन एज फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ इन्हांस की जा सके, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक और भी यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्वेशन में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चिप्स वगैरह जो पैक किए जाते हैं वो पैकेट्स में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है, क्लोरीन, केमिकल फॉर्मूला Cl। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक की तरह कौन सा नॉन मेटल यूज़ किया जाता है, आयोडीन। इसको टिंक्चर आयोडीन भी कहते हैं। टिंक्चर आयोडीन में कुछ और सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं आयोडीन के साथ, तब जाके वो एक टिंक्चर आयोडीन सॉल्यूशन बनता है। कुछ नॉन मेटल्स क्रैकर्स में यूज़ किए जाते हैं क्रैकर्स को बनाने के लिए, जैसे सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर एंड फॉस्फोरस का इस्तेमाल फंगस कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फंगस को रोकने के लिए, उस फंगस ना लगे इसके लिए भी सल्फर और फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कोई नॉन मेटल ऐसा आप बताइए जो आप कमेंट सेक्शन में सकते हैं कि एक नॉन मेटल ऐसा है जो फ्यूल की तरह यूज़ होता है। ठीक है, विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स। येस, मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स। मैग्नीशियम जो मेटल है इसमें अवेलेबल होता है, कहाँ पे अवेलेबल होता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल होता है ना प्लांट्स में, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से आयरन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, इन दी रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, आयरन होता है। अच्छा, अभी बात कर ली हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्वालिटीज़ होती हैं। वो दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स की तरह भी। तो अब यहाँ पे हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया है। इस चैप्टर में आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।